Hi everyone, very good morning. Reading comprehension, closed test and paraexamples, lecture number 6 है ये। इसकी वर्कशीट आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, आंसर्स भी दे दिए गए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वर्कशीट को सॉल्व कर लें, आंसर्स मैच कर लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट को गेन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आगे बढ़ते हैं फिर। जी, सामने स्क्रीन पे आपको पहला क्लोज टेस्ट दिख रहा है। देखिए, लेस देन अ मंथ आफ्टर बीइंग, फिर स्पेस दे दिए गए हैं। स्पेस ऑप्शंस हैं एग्जाइल्ड, प्रिक्लूडेड और एक्सपेल्ड और इलिवेटेड। On disciplinary charges, the veteran leader cousin of party chief was फिर included, reinstated, immersed और entwined into the party। आगे का स्टेटमेंट है ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन हिज प्रीवियसली हेल्ड। यहां से आप पूरी की पूरी कहानी को समझ सकेंगे। ये जो लाइन लिखी गई है, ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन हिज प्रीवियसली हेल्ड पोस्ट, जैसे कि लीडर ऑफ द पार्टी इन राज्यसभा, पार्टी स्पोक्स पर्सन, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये कुछ पोस्ट थी जो उनके पास थी, जैसे कि पार्टी का लीडर होना राज्यसभा में, पार्टी का स्पोक्स पर्सन होना, नेशनल जनरल सेक्रेटरी होना, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का। तो ये कुछ पोस्ट हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन हिज प्रीवियसली हेल्ड पोस्ट। जो पोस्ट है उनके पास पहले थी, वो फिर से उन पोस्ट पे आ जाएंगे और वो उन्हें चलाना, सर्व करना जारी रखेंगे। यानी कि अब आप समझने की कोशिश करिए कि किसी को पार्टी से पहले निकाला गया है और उसके बाद फिर से पार्टी में वापस लाया गया, तभी तो ये आगे लिखा हुआ है कि वो कंटिन्यू करेंगे जो पोस्ट पहले वो होल्ड कर रहे थे। तो यानी कि पहले वो किसी पोस्ट पे थे, बाद में उन्हें निकाल दिया गया, फिर से पार्टी में रख लिया गया, तभी तो वो उन्हीं पोस्ट को होल्ड करना जारी रखेंगे या सर्व करना जारी रखेंगे। तो एग्जाइल, प्रिक्लूडेड, एक्सपेल्ड होगा सर जब किसी को निष्कासित किया जाता है। ये देखिए ना, डिसिप्लिनरी चार्जेस का मतलब है कि अनुशासन भंग किया होगा उन्होंने, पार्टी की कुछ नीतियां रही होंगी, उसके जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अगेंस्ट वो गए होंगे, तो ये अनुशासनहीनता के चलते उनको पार्टी से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। देखिए, एलिवेट करने का मतलब तो प्रमोट करना होता है। तो डिसिप्लिनरी चार्जेस, आप ध्यान से देखिए इस वर्ड को, चार्जेस मतलब आरोप, खामियां, कमियां। तो आरोप पर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा ना, या तो सजा दी जाएगी, डांटा जाएगा, या फिर निकाल दिया जाएगा, तो एक्सपेल किया जाएगा। एग्जाइल का मतलब भी का मतलब निष्कासन से होता है, लेकिन ये एकांत में जीवन जीने से है। यहाँ पे कोई किसी को निकालता नहीं है, ये एक तरीके से लाइफ की स्टेट होती है जब कोई दुनियादारी से दूर जीता है, सन्यासी का जीवन। लिव इन एग्जाइल इसको कहा जाता है ना, लिव इन एग्जाइल। और प्रिक्लूड मतलब पहले से इंक्लूड करना, तो वो नहीं होने वाला है। अच्छा, फिर वेटरन लीडर, कजिन ऑफ द पार्टी चीफ, जो कि पार्टी चीफ के कजिन भी हैं या थे, जिन्हें डिसिप्लिनरी चार्जेस पे निकाल दिया गया, बाद में उन्हें क्या किया गया, पार्टी में फिर से वापस ले लिया गया। किसी को पद से हटाया गया, बाद में फिर से उसको उसी पद पे बिठा दिया गया, है ना। पार्टी से निकाल दिया गया, फिर से पार्टी में ले लिया गया। तो जब किसी को फिर से उसी पद पर बिठा दिया जाता है तो इसको कहा जाता है टू री इंस्टेट। री इंस्टेट का मतलब भी यही होता है कि किसी को किसी पोस्ट से हटाना और उसके बाद फिर से उसी पोस्ट पे बिठा देना। आपको याद हो कि फॉर्मर सीबीआई चीफ मिस्टर आलोक वर्मा, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई चीफ के पोस्ट से हटा दिया था, सीबीआई डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया था, फिर उन्होंने इस डिसीजन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर आलोक वर्मा के फेवर में अपना वर्डिक्ट दिया था और उन्हें फिर से उनके पद पर बिठा दिया था। तो द सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड, द सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड मिस्टर आलोक वर्मा। तो पद पर फिर से बिठाना, रीइंस्टेट करना कहा जाता है, इंक्लूड नहीं होगा। इमर्ज तो जैसे पानी में मिला देना, एंटवाइन का मतलब जैसे तार या रस्सी होती ना, तो आपस में लपेट देना होता है। जैसे आप सांप को देखिए,
दो सांप कई बार लड़ते लड़ते आपस में लिपट जाते हैं, ये एंटवाइन कहा जाता है, तो वो भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से हिज एक्सपल्शन, देखिए यहाँ से पढ़ने पर और पता चल रहा है। कई बार ऐसा ही होता है कि शुरू से कोई आइडिया नहीं मिल पाता क्या होना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि पीछे क्या हुआ था। ये देखिए, हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से उनका जो निष्कासन है, एक्सपल्शन, ये जो एक्सपेल आप देख रहे हैं, एक्सपेल, इसी का नाउन वर्जन एक्सपल्शन है। मैं इधर लिख रहा हूं, ये देखिए सर, एक्सपेल वर्ब है और इसी का नाउन वर्जन है एक्सपल्शन, ये नाउन है। जैसे ये देखिए, कंपेल होता है मजबूर करना, वर्ब है कंपेल, और जिसका नाउन वर्जन होता है, जिसका नाउन वर्जन होता है कंपल्शन, ठीक है ना बॉस। तो हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्टी इज विद इमीजिएट इफेक्ट, विद इमीजिएट इफेक्ट का मतलब है कुछ भी तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो उनको जो पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था, उनका जो पार्टी से एक्सपल्शन यानी कि निष्कासन कर दिया गया था, उसे सैंक्शन किया जाएगा? नहीं सर, उसे रद्द किया जाता है। आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि वापस पार्टी में बुला लिया गया तो उसे रद्द किया जाता है। एनल का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को एक नलीफाई कर देना, समाप्त कर देना, मतलब कि इनएक्टिव कर देना, कि अब वो असर में नहीं रहेगा। उन्हें पार्टी से निकालने के लिए कोई ऑर्डर जारी किया गया होगा, सर्कुलर जारी किया गया होगा, अब वो सर्कुलर जो है वो बेकार हो गया, तो एनल कर दिया गया। स्मैश का मतलब तो कुचलना होता है, ये क्यों हो जाएगा? अफेक्टेड भी क्यों हो जाएगा, है ना? और सैंक्शन तो नहीं होगा, एक्सपल्शन को सैंक्शन किया जा रहा है, मतलब उन्हें निकाला जा रहा है, निकाला तो पहले ही गया था, फिर उन्हें पार्टी में बुला लिया गया, तो अब उनके एक्सपल्शन को इनएक्टिव कर दिया जा रहा है, ठीक है, रद्द कर दिया जा रहा है, एनल कर दिया। ये देखिए, एनल में NUL आपको दिख रहा है, नल का मतलब जीरो से होता है, इसी से नलीफाई भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। A statement signed by the party chief said, पार्टी चीफ के द्वारा हस्ताक्षर किया गया स्टेटमेंट ये बात बोलता है कि उनके निष्कासन को रद्द किया जाता है। There were, आगे बढ़ते हैं, there were that the expelled leader would be taken back, ये देखिए पढ़िए, that conjunction, कि जो एक्सपेल्ड लीडर यानी कि यही जिनको निकाला गया, वुड बी टेकन बैक, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, व्हेन ही, पार्टी इन अ डिबेट ऑन आर्टिकल 370 इन राज्यसभा, जब उन्होंने राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर जब डिबेट हुई और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, ये रिप्रेजेंटेटेड, और यहां पर स्पेकुलेशंस होगा, मैं बता रहा हूं कैसे, मतलब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी आपस में, पार्टी वर्कर्स के बीच में, पार्टी के डिफरेंट लीडर्स के बीच में चर्चाएं चल रही थी कि ये देवर स्पेकुलेशंस की चर्चाएं चल रही थी कि इन लीडर साहब को वापस पार्टी में बुला लिया जाएगा, जब उन्होंने आर्टिकल 370 पर जब राज्यसभा में एक डिबेट हुई तो उसमें उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, पार्टी को रिप्रेजेंट किया, नेतृत्व करने के बजाय मैं कहना चाहूंगा पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, है ना, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोग जाते हैं। जैसे हम जिन MLA MPs को चुनते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा में जाते हैं ना, स्टेट असेंबली में। तो पार्टी को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, पार्टी की तरफ से उस डिबेट में हिस्सा लिया, तो जब हिस्सा लिया तो पार्टी को रिप्रेजेंट किया, पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा, लड़ाई झगड़े की तो बात है नहीं, मैसेजेस में नहीं होगा। जैसे कोई चीज होने वाली है, आपको पूरी तरीके से मालूम नहीं है, तो क्या होगा, चर्चाएं चलनी शुरू होती है ना, तो वो चर्चा चल रही थी कि उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। एप्रीहेंशंस का मतलब सर डर से होता, फियर से, तो भय व्यक्त किया जा रहा था, नहीं सर, आशंका व्यक्त की जा, या चर्चाएं हो रही थी जब उन्होंने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, एड्रेस करने का मतलब नहीं होता पार्टी का प्रतिनिधित्व करना, एड्रेस तब यूज होता है जब कोई रैली हो, संबोधित करना जिसको कहा जाता है, एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। तो संबोधित क्या, ये देखिए यहाँ पर पार्टी लिखा है, तो क्या पार्टी को संबोधित किया जाएगा? संबोधित तो सर लोगों को किया जाएगा ना, तो रैली में लोग होंगे, लोगों को संबोधित किया जाएगा, पीपल को, सपोर्टर्स को,
है ना? हाँ, किसी रैली को एड्रेस किया जाएगा, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। एक और चीज सुन लीजिएगा, किसी समस्या को भी एड्रेस करना, उसका समाधान निकालना कहा जाता है। तो एड्रेस वर्ड इश्यूज के लिए, समस्याओं का समाधान निकालना, लोगों को संबोधित करना। ऑर्गेनाइज तो किसी प्रोग्राम को किया जाता है, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो एडजुडिकेटेड होता है, एडजुडिकेट का मतलब होता है कि जैसे कि कोई विवाद, कोई मामला चल रहा हो, फिर उसमें आपको न्यायाधीश बनाया गया हो, तो आप फैसला सुना। एडजुडिकेट का मतलब है एक तरीके से किसी फैसले को सुनाना। तो फैसला कहाँ सुनाया? उन्होंने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया एक तरीके से। तो उम्मीद है सारे ऑप्शंस आप सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए। One of the main reasons of corruption in election today is the lure of power. फनी है लेकिन ट्रू है। कहा जा रहा है कि करप्शन के प्रमुख कारणों में से, चुनाव में जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार, उसके प्रमुख कारणों में से एक कारण है क्या? ल्योर ऑफ पावर। ल्योर मतलब लालच, ग्रीड जिसको कहा जा सकता है। सत्ता के प्रति जो मन में लालच हो। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्हें नोट करते हुए अलग लिख लिया करें। विच हॉन्ट्स द पॉलिटिशियंस। हॉन्ट मतलब बार बार पुश करना एक तरीके से, मतलब कोई चीज आपको सोने ना देती हो। मेरी बात, आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आपका जो आपकी जो जॉब है, कई बार आपको हॉन्ट करती होगी, है ना, नींद नहीं आती होगी। तो वैसे तो हॉन्ट एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर भी नेगेटिव तरीके से यूज हुआ। हॉन्ट करना मतलब डराना, जो उन्हें बार बार डराती रहती है या पुश करती रहती है। ल्योर ऑफ पावर। सो मच, इतना ज्यादा वो उन्हें पुश करती है दैट दे फील नो काम्स ऑफ कंसाइंस। सर, काम्स ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है मन की चेतना, क्या सही है क्या गलत है, इस बात को समझने की शक्ति। तो जब सत्ता का जो लालच है इस कदर उन पर सवार हो जाता है कि वो ये दिमाग से हटा देते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है ना, वो नैतिकता को किनारे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी अंडर हैंड मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। अंडर हैंड मेथड का मतलब करप्ट मेथड, जिसमें भ्रष्टाचार किया जाए, है ना, जिसे आप 2 नंबर की चीजें बोल सकते हैं। अंडर हैंड मेथड, अंडर हैंड मेथड का मतलब ही होता है जिसमें आप जो है ना चुपके से किसी को घूस दे रहे हो टू कम आउट सक्सेसफुल। तो वो इस वजह से सफल होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता की का लालच है ना, लेवर ऑफ पावर है, वो उन्हें इस कदर हॉन्ट करता है, दिमाग में चौबीसों घंटे इस कदर बैठा रहता है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, किसी भी गलत काम को कर सकते हैं सफल होने के लिए। आगे पढ़ते हैं। द वाटर गेट स्कैंडल इन द यूएसए इज एन इलोक्वेंट एग्जाम्पल। सर, इलोक्वेंट मतलब होता है क्लियर, कैंडिड, फ्रैंक, एक स्पष्ट उदाहरण है। टू टेस्टिफाई, टेस्टिफाई का मतलब जस्टिफाई, प्रमाणित करना, और टेस्टिफाई के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। टू द फैक्ट हाउ इवन द टॉप लेवल पॉलिटिशियंस, टॉप लेवल के भी जो पॉलिटिशियंस हैं, कैन स्टूप टू द लोवेस्ट लेवल। सर, कहीं पे लिख लीजिएगा, स्टूप के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, और गिर जाना जिसको कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना, और कितना नीचे गिरेंगे हम, है ना, या और कितना नीचे गिरेंगे ये नेता लोग, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये लिखा है कि यूएसए में कोई वाटर गेट स्कैंडल हुआ होगा, वो एक स्पष्ट उदाहरण है ये समझाने के लिए कि किस कदर बड़े बड़े जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस हैं वो भी किस कदर गिर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देमसेल्व्स इन पावर, ताकि वो अपने आप को सत्ता में रख सके। पावर की स्पेलिंग हल्की सी गलत हो गई यहाँ पर। In India also, the record of the various political parties is not clean. भारत में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के का जो रिकॉर्ड है वो क्लीन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पार्टीज प्लूरल है, फिर भी इज लगा है, और ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो इज वर्ब है पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड की है। क्लीन क्या नहीं है? रिकॉर्ड क्लीन नहीं है। रिकॉर्ड तो सिंगुलर है, इसीलिए इज लगा है। करप्शन थ्राइव्स, थ्राइव्स मतलब बहुत तेजी से बढ़ना। इन इलेक्शंस, चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से होता है, बिकॉज दोज इन द फील्ड
प्ले ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इलेक्टोरेट, है ना, क्योंकि जो लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं वो लोगों को मानसिक रूप से लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो उन्हें कभी जाति में तो कभी धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं, है ना, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आप ही की बिरादरी का हूँ या मैं आप ही के धर्म का हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए। किसी और बिरादरी या किसी और धर्म के व्यक्ति को अगर आप चुनाव जितवा देंगे तो वो आपकी सुनेगा भी नहीं। तो हम आपके बीच के लोग हैं, हमें जिताइए। तो ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। द वोटर्स आर स्वेड बाय, स्वे मतलब कन्विंस करना कहा जाता है, किसी को कैरी कर ले जाना, एक तरीके से बहुत ज्यादा कन्विंस कर ले जाना। द वोटर्स आर स्वेड बाय द टॉल प्रोमिसेस ऑफ द कैंडिडेट्स, जो वोटर्स हैं कैंडिडेट्स के बड़े बड़े वादों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ ये सब सही बोल रहा है और जीतने के बाद बहुत सारा विकास करेगा। टू हुज मैकिनेशंस, यही मैकिनेशंस का मतलब यही जो चाल चलते जो ढोंग चलते हैं। दे फॉल एन इजी प्रे, फॉल प्रे का मतलब होता है चंगुल में फंस जाना, किसी का शिकार बन जाना, फॉल प्रे, ठीक है, फॉल प्रे टू पूरा फ्रेज ये है। दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू फॉल एन इजी प्रे टू, ये देखिए है ना पूरा फ्रेज, फॉल प्रे टू। प्रे मतलब होता है एक तरीके से कमजोर व्यक्ति, जैसे जंगल में हिरन को प्रे बोलते हैं, जो शेर की चाल में फंस सकता है। तो जो वोटर्स होते हैं उन पे ये भी आशंका होती है कि जो एडुलेशंस होते हैं पॉलिटिशियंस के, एडुलेशन मतलब तारीफ करते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो आम नागरिकों की खूब तारीफ करते हैं, उनकी खूब खुशामदीद करते हैं, ड्यू टू देयर इलिटरेसी, क्योंकि लोग अशिक्षित होते हैं अक्सर, इसलिए जब हल्की फुल्की तारीफ उनकी कोई कर देता है तो उन्हें क्या लगता है, देख लो इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े बाबूजी हमारी तारीफ कर रहे हैं, कितने बढ़िया आदमी हैं। जबकि वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एडुलेशन है, कोई जेन्युइन प्रेज नहीं है, ये एडुलेशन को याद रखिएगा सर। बिसाइड्स इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही तो है, हम एमपीज एमएलए को चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं असेंबलीज में, लोकसभा में, राज्यसभा में। एंड पर्टिकुलरली इन बिग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्वाइट एक्सटेंसिव। कहा जा रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं जैसे कि इंडिया में, और खास तौर पे बड़े देश जैसे कि इंडिया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब निर्वाचन क्षेत्र बहुत एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा कोई क्षेत्र होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे हो सकता है कि कोई विधानसभा जो है वो 200-300 किलोमीटर में लग रही हो, तो इतना बड़ा कई बार क्षेत्र हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पता ही नहीं चल पाता कि यहां तक विकास पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। ऑब्विएटिंग द पॉसिबिलिटी, ऑब्विएट करने का मतलब नलीफाई करना होता है, जीरो बना देना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस बीइंग डिस्कवर्ड, हाँ ये भी होता है कि जब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी एमएलए या एमपी का, तो जो भ्रष्टाचार है वो कई बार दिखता ही नहीं है ना, वो चीजें छुप जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं। फिर आगे पढ़िए, एंटी करप्शन लॉज आर ऑनर्ड मोर इन देयर ब्रीच दैन इन देयर ऑब्जर्वेशन, जो भ्रष्टाचार निरोधी कानून हैं उनको तोड़ा ज्यादा जाता है। दे आर ऑनर्ड मोर इन देयर ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना, उनको तोड़ा ज्यादा जाता है और उन्हें फॉलो कम किया जाता है। इवन द कोड ऑफ कंडक्ट, आप जानते होंगे आचार संहिता जिसको कहा जाता है, जिसका पूरा नाम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट के आगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे बोला जाता है। आचार संहिता टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज फाइटिंग द इलेक्शंस बिकम्स अ डेड लेटर, हाँ डेड लेटर मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, निष्प्रभावी हो। आचार संहिता का उल्लंघन होता तो रहता है चुनाव के दौरान, बताने की क्या जरूरत है। as much as it is jettisoned out of existence, जेटिसन का मतलब होता है एक तरीके से फेंक देना, जेटिसन एक अच्छा वर्ड है, रिजेक्ट कर देना, थ्रो अवे, है ना, एंड थ्रोन unscrupulously overboard by unfair politicians, यही मतलब है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी कोई ऑब्जर्व नहीं करता, बहुत ही शातिर तरीके से जो पार्टियां हैं, जो लीडर्स हैं,
वो आचार संहिता का मजाक उड़ाते रहते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक एम होता है, टू मेंटेन देमसेल्व्स इन द सैडल। इन द सैडल का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू रिमेन इन पावर, सत्ता में बने रहना। सैडल का मतलब वो चाबुक होती है सर। जैसे आप घुड़सवारी कर रहे हो, तो जो आपके हाथ में लगाम है ना, तो अगर आपके हाथ में लगाम है तो आप ही तो सवार हैं, आप ही तो सत्ता में है। तो टू रिमेन इन द सैडल का मतलब है सत्ता में बने रहना। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग वाला कॉम्प्रिहेंशन है ये। साथ ही साथ इसमें वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे थे, तो आप, मुझे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कर लेंगे। जी देखिए, मेरा एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच चल रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम है समझने में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझने में, जिन्हें जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करना है, उनके लिए ये एक परफेक्ट बैच है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी इसकी है 999। क्या करना है ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप फटाफट इस बैच को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जी, पहले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट हैपेंस टू एंटी करप्शन लॉज। एंटी करप्शन लॉज के साथ क्या होता है ये देखिए, लास्ट ऑप्शन है। एंटी करप्शन लॉज को तोड़ा ज्यादा जाता है, माना कम जाता है, यही आंसर है इसका। ये देखिए, टू मेंटेन देमसेल्व्स इन द सैडल का क्या मीनिंग है, अभी अभी मैंने बताया ना, सत्ता में बने रहना। टू रिटेन पावर इन देयर हैंड्स बाय कंटिन्यूइंग इन ऑफिस, है ना, सत्ता में बने रहना। नंबर 3 देखिए, हाउ डज करप्शन थ्राइव इन इलेक्शंस। भ्रष्टाचार कैसे चुनाव में रहता है, चुनाव में कैसे रहता है ये देखिए, देयर इज अ नेचुरल कनेक्शन बिटवीन इलेक्शन एंड करप्शन। ये बात बोली तो नहीं गई। द पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट द इलेक्टोरेट साइकोलॉजिकली, यस, है ना, मानसिक रूप से लोग प्रताड़ित कर, जो नेता लोग हैं, जो जो कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्टोरेट को प्रताड़ित करते हैं। एक जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो वर्ड आप इलेक्टोरेट देख रहे हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। खास तौर पे इसे प्लूरल ही यूज किया जाता है। अगर आप मतदाता बोलेंगे तो भी इलेक्टोरेट बोलेंगे, और अगर मतदाताओं, बहुत सारे वोटर्स की बात करेंगे तब भी इलेक्टोरेट ही बोलेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है बॉस, कि जैसे हम बोलें, देखिए, हाँ, जैसे कि हम एक वोटर की बात करते हैं तो वोटर लिखते हैं, एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वोटर्स लिखते हैं, लेकिन इलेक्टोरेट के केस में एक हो चाहे 10 हो, यही रहेगा, यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है। ठीक है। अब नंबर 4 देखिए, द पॉलिटिशियंस इंडल्ज इन करप्शन। इंडल्ज इन मतलब इन्वॉल्व करना, शामिल होना। नेगेटिव वर्ड है, किसी गंदी चीज में ही शामिल होना इंडल्ज करना कहा जाता है। इन इलेक्शंस नाउअडेज, बिकॉज, क्यों इंडल्ज करते हैं, क्यों भ्रष्टाचार में पॉलिटिशियंस जो हैं वो इंडल्ज करते हैं खुद को, क्यों, क्योंकि उनके भीतर सत्ता का लालच होता है। ऑफ द ल्योर ऑफ फेम, फेम से ज्यादा बेहतर होता है, यहाँ पर लिखा होता पावर। ठीक है। हाँ, सत्ता को लेकर फेम और पावर एक ही जैसी बात हो सकती है, हालांकि फेम का मतलब प्रसिद्धि से होता है। हाँ, पॉलिटिशियन में प्रसिद्ध होने का यही मतलब है कि आप कितना ज्यादा सत्ता में बने रहते हैं। जी, नंबर 5 देखिए, हाँ, नंबर 4 में ल्योर ऑफ मनी नहीं है सीधे तौर पे, ठीक है, हाँ, ल्योर ऑफ पावर है। नंबर 5 देखिए, विच एग्जाम्पल ऑफ द यूएसए टेस्टिफाइज टू द फैक्ट। पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है, वाटर गेट स्कैंडल है। ठीक है, पेपर में भी आपको यही करना होता है, आप कॉन्टेक्स्ट जान गए कि क्या पूछा जा रहा है, सीधे उसको रखिए। बाकी किसी का नाम तो लिया भी नहीं गया, तो इसको, इनको कैसे रखा जा सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। ठीक है ना, यही हो जाएगा द वाटर गेट स्कैंडल। जी, न पैराजम्बल्स पे आते हैं अब हम। देखिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि वीडियो सेशन देखने से पहले आप खुद से जरूर सॉल्व कर लिया करें, 10 to 15 मिनट्स दे करके जरूर एक बार देख लिया करें फाइल को। उसके बाद जब आप वीडियो सेशन देखेंगे तो आप ज्यादा गेन कर सकेंगे, और इस बैच से आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूं कि आपको बहुत बेनिफिट होगा जब ये बैच ओवर होगा। आपको, आपका जब तक आपके इसके 100 वीडियोस कंप्लीट होंगे, तब तक क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो जाएगा, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। और इसी के आधार पर आप सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, इन मेजर एग्जाम्स में सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है ना, हाँ, याद रखिएगा, इसी के सहारे आप सिलेक्शन पाते हैं। हाँ जी, पैराजम्बल नंबर 1 देखिए,
पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस इसमें अरेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि S1 लिखा है और S6 लिखा है। बीच के सेंटेंसेस का ऑर्डर गलत हो सकता है। ऑप्शन देखिए, PRSQ PQSR SRQP SQPR। इतनी बात तो क्लियर है कि या तो S से स्टार्ट होगा या फिर P से स्टार्ट होगा। तो हमें Q और R पे ध्यान, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। फटाफट पढ़ते हैं S1 को। टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका क्या मतलब होता है कि शरीर को आराम मिले, एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड। और जो आध्यात्म है उससे दिमाग को शांति मिलती है। टेक्नोलॉजी से शरीर को आराम मिलता है और आध्यात्म से जो है वो मन को आराम मिलता है। मन के आराम के लिए आध्यात्म है और शरीर के आराम के लिए टेक्नोलॉजी है। अच्छा, P और R को, P और S को पढ़ते हैं। बट इन इंडिया, अब ध्यान से देखिएगा सर, ये स्टार्ट में नहीं होगा। आप एस को पढ़िए ना। इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज टू साइंस। वेस्ट में यानी कि पश्चिम देशों में धर्म हमेशा से साइंस के खिलाफ था। धर्म और साइंस दोनों अलग अलग, मतलब अलग अलग रास्ते पर चलते थे। बट इन इंडिया, आपको नहीं लग रहा रिलेट कर गया आसानी से? मतलब कहने का ये कि आसानी से आप एस से स्टार्ट करने के बाद आगे पी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले आप पढ़िए ना, पी को पढ़िए। दैट नेवर हैपेंड, रिलीजन हैज ऑलवेज इनकरेज्ड साइंस। रिलीजन ने हमेशा साइंस को इनकरेज किया। बट के साथ लिखी गई है ये बात। तो पहले आप एस वाली बात बताइए ना कि वेस्ट में रिलीजन और साइंस दोनों अलग अलग थे, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एस से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है ना? ये गलत, ये गलत। अब एस आर और एस क्यू पढ़ते हैं। तो देखिए, इंटरेस्टिंगली एस के बाद पी किसी में आया नहीं, तो आपको चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सिर्फ देखिए कि एस के बाद आर उचित रहेगा या एस के बाद क्यू उचित रहेगा। पढ़िए, हेयर रिलीजन। हेयर ये जो लिखा हुआ ना ये वर्ड, ये वेस्ट के लिए आया। रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस। रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस, मतलब धर्म और आध्यात्म एक तरीके से वो अलग अलग नहीं थे। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग। फिर आगे पढ़िए। साइंटिस्ट, अगर मैं एस आर देखता हूं फिर क्यू देखता हूं, साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड। साइंटिस्ट को परसिक्यूट किया जाता था। परसिक्यूट करने का मतलब है एक तरीके से एक्सप्लॉइट करना, ह्यूमिलिएट करना, हरास करना, जिसको कहा जाता है। साइंटिस्ट को परसिक्यूट किया जाता होगा। कहां पर सर? इंडिया में नहीं ना सर, वेस्ट में ऐसा किया जाता होगा। अब आप समझिए कि जब इंडिया में साफ लिखा है कि साइंस, मतलब रिलीजन ने हमेशा साइंस को इनकरेज किया है, तो इंडिया में साइंटिस्ट को कैसे परसिक्यूट किया जाता होगा? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो एस आर क्यू और पी दी। अच्छा, एस आर क्यू पी। अच्छा, पी के बाद S6 को भी पढ़ लेते। दे intertwined with life in music, art, drama, dance, painting and sculpture। अच्छा, देखिए, तो आपको ऑप्शन मिल गया। एस के बाद आर आ सकता है, आर के बाद क्यू आ सकता है। हाँ, और एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं। एस के बाद फिर क्यू लिखा हुआ है, फिर पी है। अच्छा, हाँ, देखिए ध्यान से समझिए। हाँ, हाँ, ये वाला ही ठीक है सर। टेंस का भी ध्यान रखिए सर। ये देखिए प्रेजेंट में है, ये देखिए पास्ट में, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। ठीक है, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, एक साथ रखिए। और फिर इंडिया वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, उसको अलग रखिए, और ये भी सेंटेंस आगे का पॉजिटिव है। ठीक है। हाँ, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, है ना, मतलब लाइफ को इन सारी चीजों में हमेशा उलझा करके रखा गया। जी, पैराग्राफ नंबर 2 देखिए। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, मतलब दादाजी के पास कुछ पुराने कपड़े थे। हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, कुछ पुराने कपड़े थे। पी पे आइए। बट माई मदर टुक देम आउट। सर ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें बाहर निकाला। बट क्यों लगा रहे हैं सर?
अगर उनके पास कुछ पुराने कपड़े थे और मेरी माँ ने उन्हें बाहर निकाला तो बट की क्या आवश्यकता है? तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसे आप एलिमिनेट करिए। फिर क्यू पे आइए, सो ही थ्रू देम इन द वेस्ट बास्केट। इसलिए उन्होंने उन्हें उन कपड़ों को वेस्ट बास्केट में फेंक दिया। हाँ, ये स्टार्ट में आ सकता है क्योंकि जब ओल्ड क्लोथ्स हैं, है ना, पुराने कपड़े हैं, तो वो वेस्ट बास्केट में फेंके जा सकते हैं, हटाया जा सकता है। क्यू से पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन में क्यू है भी। चलिए क्यू के साथ एस को पढ़ लेते हैं। माई मदर फाउंड देम, मेरी माँ को वो मिल गए। एंड पुट देम इन हिज बास्केट, और उन्होंने पुट देम बैक, आई एम सॉरी, पुट देम बैक। अब आप समझने की कोशिश करिए, इस बैक से बहुत कुछ डिसाइड होगा। मतलब ग्रैंडपा के पास कुछ पुराने कपड़े थे तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें कहीं हटा के रखा होगा, फेंका होगा, कुछ भी किया होगा, तभी तो वो उन्हें मिले। मेरी माँ को वो कपड़े मिले और उन्हें वापस रख दिए। देखिए, मिलने को तो तब भी मिल सकते थे जब S1 जो लिखा हुआ उससे भी सीधे S को जोड़ सकते थे कि उनके पास कुछ पुराने कपड़े थे जो मेरी माँ को मिले। लेकिन ये पुट देम बैक कैसे हो गया? वापस रख दिए, इसका मतलब है कि उन्होंने कपड़े हटा के कहीं रखे होंगे ना, तो एस भी नहीं होगा। अब क्यू और आर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आर को देखिए, देन ही पुट द क्लोथ्स इनटू द फैमिलीज बैग ऑफ आइटम। सर, देन से क्यों स्टार्ट करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? देन से क्यों स्टार्ट करेंगे? ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, देन ही पुट द क्लोथ्स। नहीं सर, देन तो तब आएगा जब उन कपड़ों के साथ कुछ किया गया हो। तो क्यों से स्टार्ट करिए ना। अब पूरा ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। तो उनके पास कुछ पुराने कपड़े थे, इसलिए उन्होंने वेस्ट बास्केट में फेंक दिया। ठीक है, ऐसा आया। फिर उसके बाद मेरी माँ को वो कपड़े मिल गए और उन्हें वापस से फिर से उनकी ही बास्केट में रख दिए। क्यू एस हो गया। फिर आर, देन जब उन्होंने वापस फिर से, मेरी माँ ने वो कपड़े फिर से दादाजी की ही बास्केट में रख दिए, तो उन्होंने देन ही, ये भी ध्यान रखा करिए सर, ही लिखा है या शी लिखा हुआ है, इसके आधार पर भी तो पता चलेगा कौन कब बोल रहा है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन कपड़ों को फैमिलीज बैग ऑफ आइटम्स में रख दिए। ठीक है, ये भी कोई बैग होगा ताकि चैरिटी में उन्हें डोनेट किया जा सके। पहले सोचा फेंक देते हैं, फिर जब उन्होंने उठा करके, माता जी ने फिर से उठा करके रख दिए उनके ही बैग में, तो उन्होंने दूसरे बैग में रख दिए जिससे वो चैरिटी में डोनेट किए जा सकते थे। तो आर हो गया। पी, बट माई मदर टुक देम आउट, लेकिन मेरी माँ ने उन कपड़ों को बाहर निकाला। एंड केप्ट देम नीटली फोल्डेड, और उन्हें ढंग से फोल्ड कर दिया और कबर्ड में फिर से रख दिया। समझ रहे हैं? और फिर, हाँ, ग्रैंडपा ने फाइनली उन आइटम्स को मेरी माँ की मेंडिंग बास्केट में रख दिया एंड नेवर सॉ देम अगेन। तो ये था अरेंजमेंट। होपफुली समझ में आया होगा आप सभी को। जी, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर के नाम से, इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है और ये टेलीग्राम का ग्रुप पेज है। इन सबको आप ज्वाइन कर लें, इससे बहुत सारा बेनिफिट आपको होता रहता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। होपफुली आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, खूब मेहनत करें और खूब तरक्की आप कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला बैच भी आप सब जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।